नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग एसएससी एमटीएस का जो भी प्रीवियस ईयर 2021, 2022 और 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी का PYQ देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में जो TCS है वो किस किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना यानी कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। यानी कि किस प्रकार का जो महापाषाण संरचना होता था उसमें कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था, तो उसको बोलते थे संगोरा वृत्त। इसकी व्याख्या देखते हैं। महापाषाण कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ आरंभ हुई। इस महापाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी हमें उनकी कब्रों से मिलती है। ये कब्र वृत्ताकार या चौकोर होते थी जिसे संगोरा वृत्त कहते थे। इन कब्रों में मृतक की आवश्यकताओं की सामग्री को भी इनके साथ दफना दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है। तो जो इनाम गांव है वो कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो नदी के किनारे स्थित है, मतलब किस नदी के किनारे ये पुरातात्विक स्थल है वो स्थित है। ये आपका है घोर नदी के किनारे। इसकी व्याख्या देखते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ग्राम पाषाणिक पुरातात्विक स्थल है। यह भीमा नदी की सहायक घोर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई। तो ये कितनी वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो ये आपका 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। व्याख्या देखते हैं। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। महापाषाण काल को मेगालिथिक काल भी कहा जाता है। महापाषाण संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण माना जा सकता है। महापाषाणिक कब्रों में कई तरह के मृदभांडों, विशेषकर काले व लाल मृदभांड की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास के नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक को जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नियोलिथिक युग या नवपाषाण युग मानव के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। इसका अंत भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर धातुओं या धातु के औजारों के ताम्र युग यानी चाल्कोलिथिक या कांस्य युग में होने या सीधे लौह युग में विकसित होने के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स डैश थे। तो माइक्रोलिथ से वो क्या थे? तो वो पत्थर के औजार थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार यानी कि स्टोन टूल्स होते हैं जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये ब्लेड के आकार के होते हैं और पत्थरों के बने होते हैं जैसे चर्ट, एगेट आदि।
ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब या त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। तो जो बागौर है ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कि राजस्थान में पड़ता है। ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो जो हुना सागी है ये आपका पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हुना सागी कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। यहाँ से पुरापाषाण युग के एक स्थल में पत्थर और के औजार और लाल भूरे रंग के चेयर्स से बने हथियार पाए गए हैं। बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जबकि चिरांद सारण बिहार नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में आपका क्या है? तो बुर्ज होम है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कश्मीर घाटी के बुर्ज होम हड्डियों और पत्थरों से बने उपकरण और कर्मकांड प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उपकरण पाए गए हैं। ये नवपाषाण काल के लोगों की प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। बुर्ज होम के प्रागैतिहासिक लोगों ने मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ संपर्क स्थापित किया और गंगा के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत से भी संबंध रखते थे, ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार थी उसकी आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बृहद स्नानागार सैंधव सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण स्मारक था। इसकी आकृति आयताकार थी तथा इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई लगभग 11.88 मीटर थी और पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई लगभग 7.01 मीटर व ऊंचाई 2.43 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? तो कहाँ पाया गया था? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थल, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज वर्ष 1922 ईस्वी में पुरातात्विक या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के राखल दास बनर्जी ने की थी। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। धातव्य है कि इस बिना पकी हुई ईंट के विशाल शहर के खंडहरों को वर्ष 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सोपारा बंदरगाह है ये आपका कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सोपारा एक प्राचीन बंदरगाह शहर था और महाराष्ट्र में प्राचीन अपरंता यानी कि पश्चिमी सीमा की राजधानी थी। प्राचीन काल में यह भारत के तट पर मेसोपोटामिया, मिस्र, कोचीन, अरब और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मुहरें
डैश से बनी है। तो हड़प्पा की अधिकांश जो मुहरें हैं वो किससे बनी है? तो आपका सिलखड़ी से बनी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों के मध्य मिले हैं। इस सभ्यता की अधिकांश मुहरें सेलखड़ी से बनी है। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? तो हस्तिनापुर आपका कहाँ पाया जाता है? यह आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास का क्षेत्र है। इसका ऐतिहासिक विवरण महाभारत काल से शुरू होता है। यह पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित था। इसका उत्खनन कार्य प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक प्रोफेसर बीबी लाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो जो लोथल है यह आपका गुजरात राज्य में पाया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव द्वारा की गई थी। लोथल में विश्व का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था। यहाँ से चावल, बाजरा, फारस की मुहर आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका जो है वो आपका हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं कि हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक नगर है। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था? तो धौलावीरा को आपको 3 भागों में विभाजित किया गया था। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। अन्य हड़प्पा स्थलों की तुलना के विपरीत यहाँ का स्थल 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा भारत की 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है। धौलावीरा का उत्खनन कार्य RS बिष्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो बंदरगाह जो पाया गया था वो कहाँ था? आपका लोथल में पाया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था, जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था, जो शहर को सिंध के हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो कौन सा पाकिस्तान में नहीं है? आपका देखिए कोट दीजी है, चहुंदड़ो है, सुरतगोई है या बालाकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो C यानी कि सुरतगोई। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से
प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। धातव है कि कोट दीजी, बालाकोट और चहुंदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सुरत या सरतुगोई अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतुगोई या सरतुगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो कौन सा? तो सरतुगई जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कालीन पुरा स्थल सरतुगई या सुरतुगई और मुंडी गाख दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। सरतुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आमू दरिया नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। बालाकोट स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में, कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के बाएं तट पर तथा नागेश्वर स्थल कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा शहर जो है हड़प्पा से संबंधित है? तो आपका धौलावीरा जो शहर है ये आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक था। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्वविद जगपत जोशी द्वारा की गई थी। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिलती थी? तो वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता को तांबा धातु प्राप्त होती थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि 2500 ईसा पूर्व में जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यह तांबा निकला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक स्थान के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो आपका जो ऋग्वेद है ये आपका सबसे प्राचीन वेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 ऋचाएं तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। इस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों में डैश शामिल है? तो धर्म सूत्रों में किसको शामिल किया गया है? तो शासकों के कर्तव्य को शामिल किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्म सूत्रों में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा के कर्तव्य आदि का विधान है। ये गृह सूत्रों की श्रृंखला के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। स्रोत सूत्रों के समान ही माना जाता है।
कि प्रत्येक शाखा के धर्म सूत्र भी अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो जो आपका ऋग्वेद है यह आपका सबसे पुराना वेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ जानना होता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसे विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताएं। तो ये कौन सा समुद्र है? यह आपका मृत सागर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। मनु ने एक सागर के बारे में लिखा है कि वह इतना खारा है कि इसमें डूबना मुश्किल है। वर्तमान परिदृश्य में यह मृत सागर के रूप में जाना जाता है। धातव्य है कि मृत सागर एक सागर है जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी? सिंधु, अग्नि, अरिका या उषा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार सिंधु नदी एक देवी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का विवरण मिलता है, जबकि वैदिक संहिताओं में कुल 25 नदियों का विवरण मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु व सबसे पवित्र नदी सरस्वती का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था। तो सिंधु नदी को ईरानियों के द्वारा हिंदोस कहा जाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट ग्लेशियर से निकलकर भारत के में केंद्र शासित प्रदेश लेह से प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदू, यूनानी ग्रीक के लोग इंडोस और रोमन लोग इंडस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो आपका जो सामवेद है यह आपका संगीत से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमयी हो। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सोमदेव की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कैथुम, जैमिनीय एवं राणायनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था? तो कब किया गया था? यह आपका 2007 ईस्वी में किया गया था। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में यूनेस्को की मेमोरी
ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। ऋग्वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है, जो 1500 ईसा पूर्व के बारे में संस्कृत के एक प्राचीन रूप से रचित है, जो अब भारत और पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्म से संबंधित क्वेश्चन, जो कि एमटीएस 2021, 22 और 23 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन चले गए। इसकी व्याख्या देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने घर छोड़ दिया था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था तथा इनके माता मतलब पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ये इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार से थे। पावापुरी में 468 ईसा पूर्व इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इनका अन्य नाम था बिंबिसार, कुनिक, चेटक आदि राजा इनके अनुयायी थे। अपरिग्रह, अहिंसा, अनेकांतवाद इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं, कि ऑप्शन से आपका आंसर क्या हो जाए कि 1 और 2 दोनों जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु वर्तमान लुमदेई, नेपाल में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे। इन्हें बोध गया में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रामभर स्तूप जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जो गंडक नदी के तट पर स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में दिया था। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर में रामभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ जहां उनका दाह संस्कार हुआ था उसी स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो कहाँ किया था? ये आपका सारनाथ में
किए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी में हुआ था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इनकी मृत्यु मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में 463 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली गुफाएं डैश में स्थित 19 शैलकृत यानी कि रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। तो ये जो कहाँ है, तो महाकाली गुफाएं जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाकाली गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित 19 शैलकृत रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। स्मारक में रॉक कट गुफाओं के 2 समूह हैं। उत्तर पश्चिम में 4 गुफाएं और दक्षिण पूर्व में 15 गुफाएं हैं। इनमें अधिकांश गुफा बौद्ध भिक्षुओं के विहार के लिए तथा कुछ चैत्य के रूप में बनाई गई है। गुफाओं को बेसाल्ट की काली चट्टानों पर उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो जो गोपुरम है ये बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है। यह आपको द्रविड़ शैली की मंदिरों की एक विशेषता है। तो इसमें जो कौन कौन सा है, तो आपका जो बौद्ध धर्म में आपका हिस्सा है, आपका छत्र है, अंड है और हर्मिक जो है आपका बौद्ध धर्म का हिस्सा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध स्तूपों की संरचना के अंतर्गत छत्र, अंड, हर्मिका आते हैं, जबकि गोपुरम या गोपुरम एक स्मारक प्रवेश द्वार होता है जो सामान्यतः हिंदू मंदिर वास्तुशैली में प्रयोग किया जाता है। यह गोपुरम द्रविड़ वास्तुकला यानी दक्षिण भारत में अलंकृत होता है। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध व उससे संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की आस्थाओं के ऊपर बनी एक गोल अंडाकार संरचना है, जिसे बौद्ध अनुयायी अपना एक पवित्र स्थल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है वो कौन सा है? तो केसरिया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप 400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 110 फीट है। अलेक्जेंडर कलिंगम के अनुसार मूल स्तूप 70 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो जो लायन कैपिटल है यह आपका पहला उपदेश की स्मृति में बनाया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल कहा जाता है। यह बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन अथवा प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का एक नायाब नमूना नहीं है? तो भरहुत स्तूप, अजंता की गुफाएं, पातालेश्वर की गुफाएं या सांची का स्तूप। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है सी। बौद्ध धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। भारत के प्राचीन स्थापत्य स्थलों में सबसे अधिक विशेषता मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप और अन्य आध्यात्मिक संरचनाएं हैं।
मौर्य काल की प्रमुख वास्तुकला बौद्ध विचारों पर आधारित है। उदाहरण के लिए सांची के स्तूप और बोध गया के स्तंभ, भरहुत, अजंता की गुफाएं आदि। ज्ञातव्य है कि पातालेश्वर गुफाएं राष्ट्रकूट काल यानी 8वीं शताब्दी की हिंदू रॉक कट की गुफाएं हैं। जो ये पातालेश्वर गुफाएं हैं ये आपका हिंदू रॉक कट गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर यानी बराबर गुफाएं स्थित है? तो बराबर गुफाएं जो है ये आपका बिहार में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में स्थित गुफाएं मौर्य कालीन रॉक कट निर्माण के भारत के सबसे पुराने उदाहरण हैं। इन गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफाएं, विश्वकर्मा गुफाएं और कर्ण चौपन गुफाएं शामिल हैं। इन गुफाओं का विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व 322 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासकों में देखा जाता है। सम्राट अशोक ने इन गुफाओं को आजीवक तपस्वियों के लिए बनवाया था, इसलिए इसे आजीवक संप्रदाय के जन्म स्थान के रूप में तथा बौद्ध गुफाओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर या भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो भगवान महावीर को जो मोक्ष प्राप्त हुई थी वो आपका पावापुरी में प्राप्त हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी कि 24वें नंबर के संस्थापक तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जिसे आधुनिक बसाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के द्रिम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुचालचन पहाड़ी पर ब्राकर नदी के तट पर दिया। कौन सा? तो विपुचालचन पहाड़ी पर दिया था। महावीर की मृत्यु यानी मोक्ष की प्राप्ति राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद था उसके संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो आजाद शत्रु के द्वारा दिया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए हम देखते हैं बौद्ध सभाएं, यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपका महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था आपका प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो वैशाली में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो साब कमीर थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीस जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपके अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था वो आपका ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो कहाँ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो ये आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद जो था सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सम्राट अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अपने अभियान और कलिंग की विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक धम्म की
नीति में विश्वास रखता था। उसकी लुम्बिनी की यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट देने का वर्णन रुम्मनदेई स्तंभ शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो बौद्ध ग्रंथ थे वो आपके पाली भाषा में लिखे गए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक युग के पश्चात पाली और प्राकृत भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं थीं। व्यापक रूप से देखने पर प्राकृत ऐसी किसी भी भाषा को इंगित करती थी जो मानक भाषा संस्कृत से किसी भी रूप से निकली हो। पाली एक अप्रचलित प्राकृत है। बौद्ध धर्म का वैधानिक साहित्य पाली भाषा में है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। तीनों पिटकों में विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं 16 महाजनपद से क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे टीसीएस ने पूछा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरस को हराया था? तो ये किस युद्ध में हराया था? तो आपका था हाइडेस स्पेस का युद्ध। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाइडस स्पेस का युद्ध वर्ष 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर ने पोरस को लड़ाई में हरा दिया गया, लेकिन उसे उसका साम्राज्य बहाल कर दिया था। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दिया गया है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान पेशावर पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। मगध सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनपद था, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे? तो 1/5 भाग, 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं इसका सही आंसर बी, यानी कि 1/6 भाग। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के 1/6 भाग यानी कि 12.5% की दर से कर वसूलते थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी से 22 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपद में 2 गणराज्य महाजनपद होने का प्रमाण मिलता है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो महापद्मनंद ये आपका मगध साम्राज्य और अजात शत्रु आपका मौर्य साम्राज्य। इसका सही आंसर है आपका केवल 1 जो है आपका ये सही है और बी जो है आपका अजात शत्रु ये आपका गलत है। इसका व्याख्या देखते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी कि वर्तमान राजगीर बाद में पाटलिपुत्र थी। इसके पूर्ववर्ती वैदिक सभ्यता तथा प्रवर्ती नंदवंश था। मुख्य सम्राट देखते हैं। मुख्य सम्राट पहला है आपका बिंबिसार यानी कि 544 से 492 ईसा पूर्व आपका बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आपका अजात शत्रु ये आपका 492 से 460 ईसा पूर्व और अजात शत्रु के बाद उदाई भद्र आपका 460 से 444 ईसा पूर्व। इसके बाद आपके आते हैं नाग दशक
ये आपके 437 से 413 ईसा पूर्व। उसके बाद आते हैं आपके शिशुनाग यानी कि 413 से 395 ईसा पूर्व। उसके बाद आते हैं आपके काला शोक, ये थे आपके 394 से 366 ईसा पूर्व। उसके बाद आते हैं आपका महानंद यानी कि 345 से 321 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के डैश से भागा नामक एक कर एकत्र करते थे। तो भागा नामक जो कर था यह आपका किसानों से एकत्र करते थे। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक एक कर एकत्र करते थे। उस समय कृषि मुख्य व्यवसाय था। आमतौर पर जो उत्पादन किया जाता था उसका 1/6 हिस्सा के रूप में कर वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। तो गंगा और सोन जो नदियां थी ये आपका मगध महाजनपद से होकर बहती थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। गंगा तथा सोन जैसी प्रमुख नदियां प्राचीन भारत के मगध महाजनपद से होकर बहती थी। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी, जिसके नजदीक ही सोन नदी गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ संगम बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस बुक का हम सोच रहे हैं, इस बुक का पूरी जो है वो थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करके हम सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।